मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपकी बसंत बुक से चैप्टर नंबर 18 टोपी रीड करेंगे, जिसमें गौरैया और नर गौरैया के बीच में बातचीत हो रही है कपड़े को लेकर कि कपड़ा कितना ज़रूरी होता है। उसके बाद टोपी, उनको टोपी का शौक़ था गौरैया को और वह टोपी पहनना चाहती है और वो कितनी मेहनत करती है इसके पीछे, वो सभी चैप्टर में रीड करेंगे। एक था गवरैया यानी गौरैया, एक थी गवरैया सॉरी, और एक था गवरा यानी नर गौरैया। दोनों एक दूसरे के परम संगी यानी दोनों साथ रहते थे, जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ रोते, एक साथ खाते पीते और एक साथ सोते थे। भिन्न साल होते ही यानी खोते से निकल पड़ते दाना चुगने और जुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते, यानी अपनी जगह से निकल जाते थे दाना चुगने के लिए और भर जाने पर लेने पर खोते में आ घुसते थे। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते, यानी सारे दिन की जो बात होती थी, जो भी देखा सुना होता था, तो आपस में बातचीत करते। एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते, कितना फपता है उन पर कपड़ा, यानी कि वो बोली कि आदमी को तुमने देखा है कि कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते, कितना जचता है उन पर कपड़ा, खाक फपता है। नर गौरैया बोलता है। गवरा तपाक से बोला, जल्दी से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लग जाता है, यानी गंदा लगने लग जाता है। लगता है आज लट्ट जीरा चुगाए हो। गवरैया बोले, यानी तुम नशे वाली बातें कर रहे हो, क्या चुगाए हो आज, क्या खाकर आए हो। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। अब वो कह रहा है कि अगर तू भी कपड़े पहनने लगने लग जाएगी तो तेरी जो खूबसूरती है वो भी ढक जाएगी, तो तू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो नर गौरैया ये बात कर रहा था कि कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए यानी जो मौसम की मार होती है, बारिश ठंड, इनसे बचने के लिए वह कपड़ा पहनता है, खुद को ढकने के लिए नहीं पहनता। तू समझती नहीं। गवरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। ये गवरा बोल रहा है कि तुझे पता नहीं है, जब से उसने कपड़ा पहनना शुरू करता है वो, तो अब उसको ठंड में ज़्यादा ठंड लगती है कि वो और ज़्यादा कपड़े पहनता है, गर्मी में भी उसे ज़रूरत पड़ती है, बारिश में बचने के लिए भी कपड़े पहनता है। तो खुद का जो शरीर है उसकी शक्ति उसकी जाती रहती है, उसमें हिम्मत नहीं रहती कि बिना कपड़ों के वो कोई भी मौसम सहन कर सके। और दूसरा यह है कि इससे हैसियत का पता भी लग जाता है। जो अच्छा पैसे वाला आदमी होता है वो ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनता है और जो कम हैसियत वाला यानी कम पैसे वाला होता है तो कम अच्छे कपड़े पहनता है। तो इससे हैसियत में भी लोगों में भेद अलग अलग पैदा हो जाता है, भेदभाव की भावना आ जाती है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता ही रहता है कि ऐसी बात है, फिर भी वो नए नए कपड़े पहनता रहता है। यह नीरा पोंगापन है, यानी दिखावा है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने मिलने काम करने के वास्ते उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है, सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले हैं। वो कह रहे हैं कि वो ऐसे ही नहीं ढकता, लाज शर्म के मारे नहीं ढकता, जो चलने फिरने काम करने के वास्ते जो हाथ पैर हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है, सिर को भी टोपी से ढक लेता है। आपा तो ऐसे ही ठीक है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से। गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानता है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, यानी कितने की काया पलट जाती, कितने का लोगों का राज पलट जाता है एक टोपी के लिए। जरा सी गलती हुई कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। यहाँ पे राजनीति की बात हो रही थी, सत्ता की बात हो रही थी, अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों की टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो इस चक्कर में पड़ी मत, यानी वो कह रहे थे एक तरह से कि राजा बनने के लिए कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, जब भी तो राजमुकुट हाथ लगता है। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की, यानी जो सोच लिया कि करना है वो तो करना ही है, ठान लिया सो ठान लिया, उसका जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाह यानी वहीं राह, यानी जो चाहता है वही राह मिल ही जाती है। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। दाना चुगने चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। गवरैया मारी खुशी के घूरे पर लौटने लगी, यानी वो खुश होगी काफी ज्यादा। अरे क्या मिल गया रे, गवरे ने चिहाकर पूछा। वह भी चौंक कर बोला कि क्या मिल गया। टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया, यानी रख दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था। गवरा बोला, रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। कि तेरे जैसा ये पागल एक और था, उसे भी एक दिन चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार,
किसी घुड़सवार के हाथ से छूट कर गिर गया होगा, यानी घुड़सवार रखते हैं चाबुक, और उसके गिरने से किसी पागल को मिल गया चाबुक। हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर बावरा ताउमर यही रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गबरा तो उसे समझाते हुए बोले, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? यानी सिर्फ एक रुई का फाहा मिल रहा था, उससे कितना काम होता है, उसके बाद कपड़ा बनता है, टोपी बनती है, सिलने काम कितना काम होता है। लेकिन एग्जाम्पल दिया गबरे ने उसको, जो नर गबरा था उसने एग्जाम्पल दिया कि एक को किसी पागल को तेरे जैसे ही था, उसे घोड़े का चाबुक मिल गया तो उसे लगा कि मुझे चाबुक मिल गया तो घोड़ा भी मिल जाएगा, लगाम सब कुछ मिल जाएगा। तो तुम तो वही बात पागल की तरह तुम वो बात कर रही हो, इसके आगे कितना काम करना पड़ेगा तुझे पता नहीं है? बस देखते जाओ कैसे बनती है टोपी। गबरैया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई जो धुनते हैं, और बड़े मनुहार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े यानी सर्दी का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी उसके शरीर पर, और वह कांपते बोला, तू जाती है कि नहीं? देखते ना अभी मुझे राजा जी के लिए एक रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, यानी चमड़ी से भी दाम निकाल लेता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई, यानी फ्री में रुई धुलवाने के लिए। उज्र ना करो गबरैया, यानी गुस्सा ना करो। गबरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, यानी पूरा पेमेंट करूंगी इसके लिए, मैं फ्री में नहीं करवाऊंगी। इस धुन दो भैया, आधा तू लेना आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी नहीं मिली थी, यानी एक एक का काम करवा रहे हैं तो आधा उसे मिल रहा है। 16 आने में 8 आने मंजूरी तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया और घर चो उसकी तांती बज उठी। उसने बड़ी मन से रुई धुनी, लो इसे। उसमें से आधा धुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने। इस उत्साहित गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुन रुई से सूत काट दो। अब वो सूत कतवाने के लिए गई है। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी यानी फटी हुई एक दूसरा डाल रखा था, दूसरा सा यानी चद्दर सी। बड़ी अनिच्छा, यानी उसके मन में बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने, राजा जी के वस्त्र के लिए सूत काटने, कपड़ा काटना मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में बल्लार गाने की, यानी मुझे फ्री में काम नहीं करना। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? मुल्क में घबरैया अचर से, क्या ये राजा के लिए सब कुछ किया जाता और कोई किसी के लिए कुछ नहीं होता? तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंखन देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग, यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लघुए भगवी तो बहुत है, इसी में उनका भी तो काम होता ही, यानी राजा जी के जो आगे पीछे फिरते हैं उनके लिए भी तो काम होता ही है। मुक्ता मत भैया, अब यहाँ माकुल मुआवजा देंगे। गबरैया बोले कि तुम ऐसे मत करो, मुकरो मत, मना मत करो, इसे काट दो और आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मंजूरी, यानी बिल्कुल सही दाम पर काम न करना तो मूर्खता होगी। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने सुई के। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे। अब उससे कहने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं? देखते नहीं मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो जवाब करे चाकर, इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल यानी व्यस्त हो गया। तो जो हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ गवरैया को एक रुई का फहा मिला और कहाँ किस किस के पास गई, वह अपनी टोपी बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। लेकिन हर कोई पहले मना करता है, लेकिन जब आधा बराबर की हिस्सेदारी मिल जाती है तो वह काम करने को तैयार हो जाता है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।